वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम आपके लिए खास चुन कर लेकर आ चुके हैं नाइट विजन्स नाम की एक अमेरिकन टीवी सीरीज का बहुत ही दमदार साईफाई एपिसोड। और ये अपने आप में दोस्तों पूरी मूवी है। मूवीज को हम अपने हिसाब से 5 स्टार्स तो देते हैं, लेकिन पहली बार किसी सीरीज के एपिसोड को 5 स्टार देना चाहते हैं। उतनी सुपर है इसकी मेकिंग। और आप बिलीव नहीं करेंगे यार, ये सीरीज 2001-2002 के दौरान बनाई गई थी। तो कहानी की शुरुआत में एक आदमी अपने बेटे के साथ खेल रहा होता है बड़े मजे से। वो बच्चा खेल खेल में बाहर भागता है, जहाँ पे कार से टकराकर उसकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों। अचानक एक आर्मी ऑफिसर की नींद खुलती है, जिसका नाम है बैन। वो किसी काम के सिलसिले में हेलीकॉप्टर में जा रहा होता है। दरअसल बैन का बेटा एक कार एक्सीडेंट में मारा गया था, जिसके बाद से बैन को इस तरह के सपने आते रहते हैं और बेचारा बहुत ही परेशान भी रहता है। और तो और दोस्तों, बेटे की मौत को बैन की गैर जिम्मेदारी बताकर उसकी वाइफ भी उसे डिवोर्स कर चुकी है। हेलीकॉप्टर फिर एक जगह पे लैंड करता है, जो कि एक सुनसान रेगिस्तान है। आसपास लगभग 100 मीटर तक कोई भी जीव जंतु नजर नहीं आता। वहाँ बैन का एक पुराना दोस्त उसका स्वागत करता है। दोनों वैसे कई साल पहले एक मिशन पर साथ काम कर चुके थे। दोस्त का नाम है डैनी। बैन पूछता है कि यार, इस रेगिस्तान में मुझे बुलाया क्यों गया है? तो डैनी हैरान होकर पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ बताया नहीं गया? बैन कहता है कि यार, बस इतना बताया गया कि ये एक सीक्रेट मिशन है, तुरंत आ जाओ। और मैं आ गया। तब डैनी बताता है कि पायलट ट्रेनिंग चल रही थी और तब एक पायलट इस जगह के चक्कर लगा रहा था और उसने एक अजूबा देखा। अजूबा? अरे ऐसा क्या देख लिया उसने? वही तो बैन, तुम खुद अपनी आंखों से देखने जा रहे हो, कहकर वो उसे आगे लेकर जाता है। और वहाँ का दृश्य देखकर बैन की हालत खराब। रेगिस्तान के बीचों बीच एक रेक्टेंगल शेप दिख रहा है, जिसके अंदर हरे भरे पेड़ पौधे हैं, घर भी हैं। और ऐसा लगता है जैसे रेगिस्तान के बीच में किसी दूसरी ही दुनिया को देखने का एक विंडो खुल गया है, लगभग एक पोर्टल की तरह। डैनी बैन को पोर्टल की ओर पास लेकर जाता है। वो कहते हैं कि उस दूसरी दुनिया में एक छोटा लड़का अपने डॉग के साथ मजे से खेल रहा है, देखो। तो डैनी एक हेलमेट उतारकर उस पोर्टल पर फेंकता है, लेकिन लगता है जैसे कोई फोर्स उसे पोर्टल के अंदर जाने से रोक रहा होता है और हेलमेट उससे टकराकर नीचे गिर जाता है दोस्तों। डैनी कहता है कि हम बस इस पोर्टल के अंदर देख सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जा नहीं सकते। और तो और हम उन लोगों की बातें भी सुन नहीं सकते। अब बैन उस पोर्टल पर हाथ रखता है तो उसको बड़ा अजीब फील होता है और बताता है कि ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। फिर बैन पूछता है, अच्छा एक बात बताओ, ये इस रेगिस्तान में बना कैसे? डैनी कहता है कि अरे वही पता लगाने के लिए तो तुम्हें बुलाया गया है, आखिर तुम ही तो हो आर्मी के साइंटिस्ट। पर इनका चीफ इस पोर्टल के बारे में एक्सप्लेन करता है कि ये महज एक रेक्टेंगल नहीं है, बल्कि इसका आकार एक क्यूब जैसा है। हमने अंदर जो देखा उसका हमने यहाँ एक मॉडल बनाया हुआ है। इस क्यूब के किसी भी साइड से हम अंदर जा नहीं पा रहे, कोई फोर्स हमें अंदर जाने से रोक रहा है। और जहाँ तक हमने देखा है, उस घर में 5 लोग रहते हैं, एक औरत, उसके 2 बच्चे और शायद बच्चों के दादा दादी भी। वो आपस में बातें तो करते हैं, लेकिन हम उनकी बातें नहीं सुन सकते। अब ये सारी बातें सुनने के बाद बैन कहता है कि ये तो बड़ा आसान मसला है, आप किसी लिप रीडर को बुला क्यों नहीं लेते? वो तो पता लगा लेंगे कि अंदर क्या बातें हो रही हैं। चीफ कहता है कि हमारी आर्मी में लिप रीडर नहीं है, CIA में कुछ लिप रीडर्स हैं। हाँ, तो आप तुरंत CIA को कॉल करके उनका कोई लिप रीडर यहाँ बुला लीजिए, दिक्कत क्या है इसमें? नहीं बैन, हम ऐसा नहीं करेंगे। हमारी आर्मी ने इस पोर्टल का पता लगाया है और फिलहाल इस बारे में कोई नहीं जानता। हम चाहते हैं कि हम खुद इस पोर्टल और उसके अंदर की दुनिया के बारे में रिसर्च करें और खुद ही इसके बारे में एक नतीजे पे पहुंचे। किसी भी हालात में ये CIA को लीक नहीं होना चाहिए, वरना वो बीच में पड़ेंगे और सारी फाइंडिंग्स का क्रेडिट उनको मिल जाएगा। हम चाहते हैं कि इस अजूबे का सच पता लगाने का पूरा क्रेडिट हम ही को मिले, यानी आर्मी को मिले। इतने में दोस्तों चीफ को एक कॉल आता है और इस बीच बैन उस विंडो के अंदर देखता है, जहाँ व्हाइट ड्रेस में एक बड़ी खूबसूरत औरत दिखती है। उसको देखते ही बैन जैसे उस पे फिदा हो जाता है और उसे और करीब देखने के लिए वो पोर्टल के पास जाता है। तो अंदर उस औरत का बेटा डॉग के साथ खेलते खेलते सीधे बैन की ओर आता है। अब बैन उसको समेटने की कोशिश करता है, लेकिन वो गायब हो जाता है दोस्तों, और थोड़ी देर में फिर वापस भागता है। मतलब साफ है कि हमारी दुनिया में बैन है और इस पोर्टल से जो दिख रहा है वो किसी और दुनिया का है। और पोर्टल के जरिए ये आर्मी के लोग सिर्फ उस दुनिया का एक हिस्सा देख पा रहे हैं। वो लड़का उस हिस्से के बाहर चला गया था और इसीलिए बैन उसको देख नहीं सका, और जब वो उस विजिबल हिस्से में वापस आया तो बैन उसे फिर देख पाया। उस औरत को अपने बेटे के साथ हंसकर खेलते देखकर बैन को भी अपने बेटे की याद आ जाती है और वो तरस जाता है कि कभी वो भी अपने परिवार के साथ कितना खुश था बताओ। लेकिन अब वो एकदम अकेला हो चुका है। बैन के मन में एक आशा जागती है कि अगर मैं इस पोर्टल के अंदर जा पाया तो मैं उस औरत और उसके बेटे के साथ एक परिवार की तरह खुश रहूंगा। उसके चेहरे पे उदासी देखकर डैनी पूछता है कि तुम्हें हो क्या गया है यार, क्या हो गया बताओ। तो वो बताता है कि तुम तो जानते हो कि मेरा बेटा नहीं रहा, वो एक दुर्घटना थी, लेकिन मेरी वाइफ उसे मेरी गलती बताकर मुझसे अलग हो गई। मैं एक पीसफुल जिंदगी जीना चाहता था, लेकिन अब मैंने अपनी जिंदगी खो दी है। तो डैनी उसको दिलासा देता है कि जिंदगी जरूर बदलेगी, तुम हिम्मत रखो यार। फिर दोनों बाइनोकुलर के जरिए पोर्टल के अंदर के दृश्य को देखते हैं। वहाँ ना 2 छोटे छोटे बच्चे चेयर लेकर एक बुजुर्ग आदमी के पास आकर बैठ जाते हैं। लगता है ये उनके दादाजी हैं। दादाजी के पास एक बुक है दोस्तों,
और लगता है वो इन बच्चों को कोई कहानी सुना रहे हैं और बच्चे बहुत ही मजे में दिखते हैं। डैनी कहता है कहीं वो बुक बाइबल तो नहीं, मुझे तो लगता है कि उस दुनिया में भी जीसस को मानना चाहता होगा। लेकिन फिलहाल बेन का पूरा ध्यान उस औरत पर टिका हुआ है दोस्तों, और वो कहता है कि यार कितनी खूबसूरत है वो, और उसके रिंग फिंगर में वेडिंग रिंग भी नहीं है, मतलब या तो उसका पति मर चुका है या उसका भी डिवोर्स हो चुका है। मुझे तो बड़ी पसंद आ गई है वो। अचानक एक ब्लास्ट होता है। असल में इनका जनरेटर किसी खराबी की वजह से फट गया था और बहुत ज्यादा धुआं निकलने लग जाता है। तो डैनी बेन से कहता है कि तुम निहारते रहो अपनी हीरोइन को, मैं तो चला जनरेटर को ठीक करने, वैसे हमें और भी ज्यादा जनरेटर्स की जरूरत पड़ेगी। ये कहकर वो जनरेटर की ओर चला जाता है। इसी बीच दोस्तों बेन होटल के अंदर देख रहा होता है, और जब वो लड़का ऊपर देखने लगता है ना, तो बेन नोटिस करता है कि जनरेटर का जो धुआं निकला है वो पोर्टल के ऊपरी हिस्से से उस दुनिया के अंदर पहुंच रहा था। इसीलिए पोर्टल के अंदर जो लड़का है ना, वो हैरान होकर देखता है कि ये धुआं आ कहां से रहा है, पर कुछ ही देर में पोर्टल धुएं को अब्सॉर्ब कर लेता है और धुआं गायब। इस वजह से वो लड़का लौट जाता है। अब बेन को पता चल चुका है दोस्तों कि जब धुआं पोर्टल को क्रॉस करके उस दुनिया में जा पाया है तो जरूर हम भी अंदर जा सकते हैं। तो वो डैनी से कुछ चीजें मंगवाता है, जैसे वेल्डिंग टॉर्च, मेटल ट्यूबिंग वाला मशीन और ढेर सारे आइस क्यूब्स। अब क्योंकि इस पोर्टल के बारे में बेन को ही पता लगाना है, तो वो तुरंत उसकी जरूरत की सारी चीजें इंतजाम कर देते हैं उसका। फिर एक मशीन के जरिए ये लोग एक एक करके आइस क्यूब्स को एक खास स्पीड के साथ उस पोर्टल पर फायर करने लगते हैं। हर बार आइस क्यूब्स उस पोर्टल से टकरा कर नीचे गिर जाते हैं। इस तरह लगातार एक ही जगह पे फोकस करके वो आइस क्यूब्स को फायर करते जाते हैं। और फिर बेन बताता है कि एक काम करो, हर 3 सेकंड में एक बार आइस क्यूब्स को फायर करो और हर बार पोर्टल उसे रोकता जाएगा। पर ये भी ध्यान रखना, अगर किसी भी पॉइंट पर आइस क्यूब उस पोर्टल को क्रॉस करके अंदर गया तो टाइम नोट कर लेना और मुझे बताते रहना। डैनी पूछता है यार तुम करना क्या चाह रहे हो, हमारी तो समझ नहीं आ रहा। बेन कहता है कि जनरेटर से निकला धुआं जब लगातार पोर्टल पर एक ही जगह पर लगता रहा तो पोर्टल की वो जगह खुली और धुआं अंदर गया। उसी तरह अगर हम एक ही जगह पे फोकस करके इन आइस क्यूब्स को मारते रहें तो उस पॉइंट पर और उसके आसपास की जगहों पर वो पोर्टल खुलेगा। डैनी कहता है यार अगर ऐसा है ना तो हम धुएं का इस्तेमाल क्यों नहीं कर लेते। बेन कहता है कि धुआं अंदर गया तो वो लोग देख पाएंगे और उनके डरने के चांसेस भी हैं, जो कि हम नहीं चाहते। पर अगर आइस क्यूब्स पोर्टल को क्रॉस करके अंदर चला भी गया तो नीचे गिरकर पिघल जाएगा, उन लोगों को शक भी नहीं होगा और ना ही उनमें डर पैदा होगा। समझ गए, हम आइस क्यूब्स को अंदर जाते देख पाएंगे और समझ जाएंगे कि उस जगह पे पोर्टल खुला है। बस यही मेरा प्लान है। अब बेन की बात समझ आने के बाद 2 सोल्जर्स बारी बारी से पोर्टल पर लगातार आइस क्यूब्स फायर करने में लग जाते हैं। एक सोल्जर दिन में ये काम करता है तो दूसरा रात में। आइस का बड़ा ढेर खाली होने को आ जाता है, लेकिन ये लोग और ज्यादा मंगवा कर पोर्टल पर फायर करने जाते हैं। बेन तो बार बार चेक करने भी जाता है, लेकिन वो बस उस औरत को ही निहारता रहता है। अब उसका बस एक ही मकसद है कि कब पोर्टल खुले और कब वो अंदर जाकर उस औरत से शादी करे और उसके सुखी परिवार के साथ खुद भी खुश रहे। और फिर आइस क्यूब्स फायर करता हुआ सोल्जर चिल्लाता है कि सर सर 2-3 आइस क्यूब्स अंदर चले गए। मतलब दोस्तों एक ही पॉइंट पर बार बार हिट करने से पोर्टल पर उस पॉइंट के आसपास से थोड़ी जगह खुल जाती है और बेन तुरंत जाकर उस पॉइंट पर पोर्टल को टच करता है, लेकिन तब वो बंद होने लगता है। अब बेन कैलकुलेट कर चुका था कि पोर्टल सिर्फ 15 सेकंड्स के लिए खुलता है। इतना ही नहीं, दिन में कितनी बार वो पोर्टल खुलता है और किन पॉइंट्स पर खुलता है, कितनी देर के लिए खुलता है, ये सारा कैलकुलेशन बेन कर चुका था। और ये डेटा बेन के अलावा और किसी के पास नहीं होता और ना ही बेन किसी को कुछ बताता है। दरअसल आपको एक बात बताऊं, बेन नहीं चाहता कि ये पोर्टल खुले और सबके सब अंदर जाएं। वो तो बस ये चाहता है कि वो अकेला अंदर जाए और उस परिवार में दादाजी, दादी जी और वो औरत और उसके बच्चे, इन सब के साथ एक सुखी जीवन बिताए। अपने बेटे और वाइफ दोनों को खोकर बेन बिल्कुल अकेला पड़ चुका था। उसे अपनी इस दुनिया से नफरत हो चुकी थी, इसलिए वो पोर्टल के अंदर दिखने वाले इस परिवार के लिए तरस रहा था। इसी मकसद से वो सारा डेटा सबसे छुपा कर रखा हुआ है। उसी रात की बात है, बेन उस पोर्टल के पास जाता है। दूसरी दुनिया में शाम का वक्त है दोस्तों, और वो औरत झूले पर बैठी होती है। उसे देखकर बेन को लगता है जैसे वो खुश तो है, लेकिन फिर भी उसके अंदर कोई ना कोई दुख जरूर है। शायद वो भी अपने पति को खोकर अकेली महसूस कर रही होगी। सोचता है वो कि अगर मैं अंदर जा पाता तो उसका साथी बनता और उसे खुशी देता। ये सारी बातें सोचकर बेन बड़ा इमोशनल हो जाता है और ठान लेता है कि मैं कैसे भी करके पोर्टल के अंदर जाऊंगा और इस औरत से शादी करके ही रहूंगा। सारी रात बेन को नींद ही नहीं आती, वो बस उस औरत के बारे में सोचता रहता है, उसी के ख्याल उसको आते रहते हैं। अब बेन उसके बारे में और भी बातें जानना चाहता है, लेकिन जब तक उन लोगों की बातों को वो सुन नहीं पाएगा, उसे उस परिवार के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा ना, यही तो दिक्कत है। और इस वजह से बेन CIA को कॉल करके एक लिप रीडर की मांग करता है, जबकि उसके चीफ ने साफ साफ मना कर दिया था कि ये बात CIA को कभी भी पता नहीं चलनी चाहिए। और जब चीफ को इस बारे में पता चलता है ना, तो वो बेन को बहुत ही बुरी तरह डांटता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी रहे मेरा ऑर्डर ना मानने की। CIA ने मुझे कॉल किया तो मैंने कोई बहाना करके बात को टाल दिया। अब एक बात कान खोल के सुन लो,
ये डिस्कवरी सिर्फ और सिर्फ यूएस आर्मी की है, इसमें मैं किसी और को क्रेडिट लेने ही नहीं दूंगा, समझे? जो भी पता लगाना है वो हम ही लगाएंगे, पर अब मुझे पता चल चुका है कि तुम्हारी वजह से मेरे उस मकसद को ठेस पहुंचेगी, इसलिए इसी वक्त मैं तुम्हें इस मिशन से निकाल रहा हूँ। जब अगला हेलीकॉप्टर आएगा उसमें सीधे चले जाना, और बाहर की दुनिया को अगर इस बारे में एक भी शब्द कहा तो तुम्हारी जिंदगी नरक बनाकर रख दूंगा, समझे? और जब तक यहाँ हूँ इसी टेंट में रहना। फिर चीफ डैनी से कहता है कि अभी के अभी इस बैन को अरेस्ट कर लो। फिर क्या था दोस्तों, बैन को उसी टेंट के अंदर पड़ा रहना पड़ जाता है और बाहर एक सोल्जर पहरा दे रहा होता है ताकि बैन बाहर ना निकल पाए। बैन आंख बंद करता है तो उसे बस वो औरत, वो बच्चे, वो खुशियों से भरी दूसरी दुनिया, यही सब नजर आते हैं। डैनी भी बैन को देखने आता है और कहता है कि यार तुमने चीफ का ऑर्डर ना मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी, अब तुम पर इंक्वायरी बिठाई जाएगी। खैर हम लगातार आइस क्यूब्स मारे जा रहे हैं जिसकी वजह से कभी कभी वो पोर्टल खुल रहा है और फिर कुछ देर में बंद भी हो जाता है। तुम्हें उस पोर्टल के खुलकर बंद होने में कोई पैटर्न नजर आया क्या? और दोस्तों आपको तो पता ही है, बैन ने तो कब का उस पैटर्न का पता लगा भी लिया था, लेकिन वो बिना कुछ कह लेट जाता है। अब उसका रवैया देखकर डैनी कहता है कि देखो बैन, अगर तुम्हें किसी से बात करने का मन कर रहा है तो मुझे बता दो, मैं इंतजाम कर सकता हूँ। लेकिन बैन इसका भी कोई जवाब नहीं देता तो डैनी वहां से जाने लग जाता है। लेकिन तब बैन उठकर सिर्फ इतना कहता है कि गुड बाय डैनी, और डैनी की समझ नहीं आता कि अचानक मुझे गुड बाय क्यों कह रहा है। वो नहीं जानता कि बैन ने उस पोर्टल को क्रॉस करके दूसरी दुनिया में जाने का फैसला कर लिया है। सोल्जर्स लगातार आइस क्यूब्स फायर कर रहे होते हैं और बैन अपने वॉच पर टाइम देखता है। सिर्फ बैन जानता है कि पोर्टल किस वक्त खुलता है। अब टेंट के बाहर पहरा देते हुए सोल्जर को वो किसी बहाने अंदर बुलाता है और उसकी पीठ पर जोर से वार करके उसे कर देता है बेहोश। यहाँ आइस क्यूब्स की फायरिंग जारी रहती है और अचानक एक आइस पोर्टल को क्रॉस करके अंदर जा गिर जाता है। मतलब पोर्टल खुल चुका है और सिर्फ 15 सेकंड्स के लिए। सोल्जर्स चिल्लाते हैं कि पोर्टल खुल गया। सही मौका पाकर बैन पोर्टल की ओर भागता है। बाकी लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन वो उन सभी से बचकर पोर्टल के पास चला जाता है और आखिर पोर्टल के खुले हुए हिस्से से उस दूसरी दुनिया के अंदर कूद जाता है। और तभी दोस्तों कुछ सेकंड्स में ही वो पोर्टल हो जाता है बंद। बैन को वो दूसरी दुनिया बहुत ही खूबसूरत हरी भरी लगती है और आर्मी सोल्जर्स बैन को देख सकते हैं लेकिन बैन उन्हें नहीं देख सकता। बैन उस दुनिया की प्रकृति को निहारता है और फिर उस घर को एक नजर देखता है जहाँ वो औरत अपने परिवार के साथ रहती है। वो औरत भी बैन को देख लेती है और लगता है वो हैरान है दोस्तों कि ये यहाँ पे कैसे आया। वो बैन की ओर आने लगती है। ये सारी चीजें हैरान होकर डैनी, चीफ और बाकी सोल्जर्स देखते हैं। बैन उस औरत के पास जाता है, वो भी बैन के करीब आती है। उसकी आंखों में भी प्यार नजर आता है दोस्तों। लगता है वो बहुत ही अकेली पड़ गई थी और उसे बैन में एक साथी नजर आ गया। दोनों पास आकर एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। बैन बड़ा खुश होता है क्योंकि उसे इस दूसरी दुनिया में एक नई जिंदगी मिली है। बैन उसे बड़े प्यार से देखता है और उसे किस करने उसके करीब जाता है लेकिन तभी पीछे कोई आवाज सुनकर वो मुड़ती है। फिर बैन की तरफ मुंह करती है तो ये होता है दोस्तों, उसका मुंह इतना बड़ा खुलता है कि पूछो मत। उसके दांत एक मॉन्स्टर के दांत लगते हैं। वो बैन पर गिरकर उसे काट कर खाने लगती है और ये देखकर चीफ और दूसरों की तो हवा निकल जाती है लेकिन वो बैन की कोई मदद नहीं कर पाते। यहाँ वो औरत बैन के गले पे अपने दांत मारकर उसका खून चूसने लगती है। बैन उससे बचने की कोशिश तो करता है लेकिन इतने में उसके परिवार के दादाजी, बच्चे सभी भाग कर आते हैं और बैन की बोटी बोटी करके खाने लग जाते हैं। बाहर से सोल्जर्स पोर्टल पर शूट करते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं होता और क्योंकि बैन ने पोर्टल के खुलने का टाइम, उसका पैटर्न वगैरह इनसे छुपा के रखा था तो वो नहीं जानते कि ये पोर्टल दोबारा कब खुलेगा। एक हैप्पी लाइफ की उम्मीद में जो आदमी अंदर गया वो इन मॉन्स्टर्स के हाथ लगकर मर गया। और तब अचानक उस परिवार का जो दादा है वो किसी चीज को नोटिस कर लेता है और अपना हाथ हिलाता है जिसके बाद वो पोर्टल जिसके जरिए ये आर्मी सोल्जर्स उस दुनिया को देख रहे थे वही गायब हो जाता है। आर्मी वालों के समझ में नहीं आता कि वो पोर्टल कहाँ गया, पर एक बात तो उन्हें साफ पता चल जाती है कि पोर्टल के जरिए वो जो देख रहे थे वो इस दुनिया जैसी कोई दूसरी दुनिया है जहाँ लोग रहते हैं। लेकिन वो लोग नॉर्मल नहीं बल्कि नरभक्षी मॉन्स्टर्स हैं। उनकी खूबसूरत दुनिया को देखकर बैन ललचा गया और वहां चला गया लेकिन अब उसका अंत हो चुका है। अब सोल्जर्स उस दुनिया को नहीं देख सकते। मॉन्स्टर्स की दुनिया के दादा को दिखाते हैं दोस्तों जिसके हाथ में एक बुक है। दादा के इशारे से पोर्टल गायब हुआ और शायद पोर्टल के बारे में कई बातें उसके बुक में लिखी हुई हैं। अब आर्मी के लिए कुछ करने को था नहीं तो वो अपना मिशन अबॉर्ट करके निकल जाते हैं। यहाँ मॉन्स्टर्स की दुनिया को दिखाया जाता है दोबारा जहाँ मॉन्स्टर दादा अपने वॉच को देखकर अपने पोते को कोई इशारा करता है। उसका इशारा समझकर पोता बैन का बचा कुचा मांस खाकर उसके पैर की हड्डी उठाकर पोर्टल पर पीटने लग जाता है। तो इन्हें आर्मी सोल्जर्स नजर आते हैं दोस्तों जिस पोर्टल के जरिए शुरू में सोल्जर्स मॉन्स्टर्स की दुनिया को देख पा रहे थे लेकिन मॉन्स्टर्स उन्हें नहीं देख सकते थे। अब उसी पोर्टल के जरिए ये मॉन्स्टर्स सोल्जर्स को देख पाते हैं। हालांकि सोल्जर्स इनको नहीं देख सकते क्योंकि उन्हें पोर्टल नहीं दिखता। मतलब अभी मॉन्स्टर्स हमारी दुनिया को देख सकते हैं। सोल्जर्स वहां से जा रहे होते हैं लेकिन मॉन्स्टर पोता
बैन के पैर की हड्डी को एक ही जगह पे फोकस करके मार रहा होता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि सोल्जर्स आइस क्यूब्स को पोर्टल पर मार रहे थे। और आप जानते ही हैं दोस्तों, एक जगह पर बार बार वार करने से पोर्टल खुलता है। तो अब ये मॉन्स्टर्स भी पोर्टल का कोई हिस्सा खोल सकेंगे और मॉन्स्टर्स की दुनिया से हमारी दुनिया में जरूर आएंगे, क्योंकि बैन को खाकर मतलब इंसान के मांस को चख कर उन्हें बड़ा स्वाद आ गया और वो चुप नहीं रहेंगे। उन्हें पता चल गया है कि हमारी दुनिया में और भी ऐसे इंसान होंगे। इसी खतरनाक डरावने एंड के साथ ये एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है दोस्तों। तो आप बताइए कैसी लगी कहानी। क्लाइमैक्स में आपको जरूर झटका लगा होगा जब उस औरत का मुंह खुला और एक मॉन्स्टर की तरह वो बैन पर छपट कर उसे खाने लग गई। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।